इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कक्षा 10 की इतिहास का इकाई 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न इससे हमने पिछले वीडियो में करा दिए हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इकाई 3 का। पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था? फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य डच तथा ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। भारत में फ्रांसीसी कमज़ोर पड़ रहे थे। चीन में उनकी व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता मुख्य रूप से इंग्लैंड से था। अतः सुरक्षात्मक उद्देश्य से हिंदी चीनी क्षेत्र को सुरक्षित समझकर दोनों तरफ भारत एवं चीन को कठिन परिस्थितियों में संभाल सकते थे। दूसरे, औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेश से ही होती थी एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध होता था। तीसरे, पिछड़े समाज को सभ्य बनाना विकसित यूरोपीय राज्यों का स्वघोषित दायित्व था। तो इसमें 3 उद्देश्य हमने बताए। यहाँ तीसरे उद्देश्य है और इससे पहले हमने दूसरे और उसके बाद वाले जो है प्रथम होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, माइली गांव की घटना क्या थी? इसका क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है, दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था माइली, जहां के लोगों को वियतकांग समर्थक मान अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेरकर पुरुषों को मार डाला, औरतों बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया था, जिसने इस घटना को उजागर किया था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता ही जा रहा था। उसी समय माइली गांव की घटना प्रकाश में आई। अमेरिकी सेना की आलोचना पूरे विश्व में होने लगी। तब राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। ठीक है, ये थी माइली गांव की घटना और इसका क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योगदान क्या थी? इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर है, राष्ट्रवादी निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना निम्नलिखित थी। पहला है, हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथास्थान पर रहे। दूसरा है, युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। और तीसरा है, उस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। और चौथा योजना है इसकी, युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेगी। और पांचवा है, युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना चाहिए। तो ये निक्सन के 5 सूत्री योजना थी। ठीक है, देखो, परंतु शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। अमेरिकी सेना पुनः बमबारी शुरू कर दी। 24 अक्टूबर 1972 ईस्वी को वियतकांग, उत्तरी वियतनाम, अमेरिका एवं दक्षिणी वियतनाम में समझौता तय हो गया, परंतु दक्षिणी वियतनाम ने आपत्ति जताई और पुनः वार्ता के लिए आग्रह किया। वियतकांग ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस बार इतने बम गिराए गए जिनकी कुल विध्वंसक शक्ति हिरोशिमा में प्रयुक्त परमाणु बम से
ज़्यादा आंकी गई। हनोई भी इस बमबारी से ध्वस्त हो गया, लेकिन वियतनामी डटे रहे। अंततः 27 फरवरी 1973 ईस्वी को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस प्रकार से अमेरिका के साथ चला आ रहा युद्ध समाप्त हो गया एवं अप्रैल 1975 ईस्वी में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया। और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का तीसरा था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की समीक्षा करें। फ्रांसीसियों ने प्रारंभिक शोषण व्यापारिक नगरों एवं बंदरगाहों से शुरू किया गया था। उसके बाद उन्होंने भीतरी ग्रामीण इलाकों में किसानों का शोषण आरंभ किया। सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ साथ कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों का एवं जल निकासी का समुचित प्रबंध किया गया और दलदली भूमि, जंगलों आदि में कृषि क्षेत्र को बढ़ाया जाने लगा। इन प्रयासों के कारण 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। रबर बागानों, फार्मों, खानों में मजदूर को एकतरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था। जमींदारी अपने विकृत रूप में आ चुकी थी। फिर भी उसी दौरान पूरे उत्तर से दक्षिण हिंद चीन तक संरचनात्मक विकास तीव्र गति पर रहा एवं एक विशाल रेल नेटवर्क एवं सड़क का जाल सा बिछ गया। किंतु किसानों एवं मजदूरों का जीवन स्तर गिरता जा रहा था, क्योंकि सारी व्यवस्था ही शोषण मूलक थी। जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न था, अपरंपरागत शिक्षा के स्थान पर लोगों को फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी, परंतु इस क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसियों को शिक्षा के प्रसार के सकारात्मक प्रभावों का डर था। अतः आम लोगों को शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया गया। हनोई विश्वविद्यालय का बंद किया जाना फ्रांसीसी शोषण की पराकाष्ठा थी। क्वेश्चन नंबर ये 4 का जवाब था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को समय समय पर विद्रोहों का सामना तो आरंभिक दिनों से ही झेलना पड़ा था, किंतु 20वीं शताब्दी के शुरू में यह और मुखर होने लगा। फान बोई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखकर हलचल पैदा कर दी। 1905 ईस्वी में जापान द्वारा रूस को हराना हिंद चीनियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। साथ ही रूसो एवं मोंटेस्क्यू जैसे विचारकों के विचार भी इन्हें उद्वेलित कर रहे थे। उसी समय एक दूसरे राष्ट्रवादी नेता फान चू त्रिह हुए, जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन के राजतंत्रीय स्वरूप को गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किया। जापान में शिक्षा प्राप्त करने गए छात्र उसी तरह के विचारों के समर्थक थे। सनयान सेना के नेतृत्व में चीन में सत्ता परिवर्तन ने उन्हें और बढ़ावा किया। इन्हीं छात्रों में वियतनाम कुबान फूक होई वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना की। हिंद चीन में आरंभिक राष्ट्रवाद का विकास कोचीन, चीन, अन्नाम, तोंकिन जैसे शहरों तक ही सीमित था, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने पर उन्हीं प्रदेशों के हजारों लोगों को सेना में भर्ती किया गया था तथा हजारों मजदूरों को बेगार के लिए फ्रांस ले गया गया। यहाँ के सैनिकों को युद्ध की प्रथम पंक्ति में रखा जाता था, अतः मारे जाने वालों में इनकी संख्या ज़्यादा होती थी। इन सब बातों की प्रतिक्रिया हिंद चीनी लोगों पर हुई थी।
1914 ईस्वी में ही देशभक्तों ने वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन बनाया, जिसका प्रथम अधिवेशन कैंटन में हुआ। जनता की हालत लगातार दयनीय होती जा रही थी। जनता ने इससे क्रुद्ध होकर 1919 ईस्वी में चीनी बहिष्कार आंदोलन चलाया। हो ची मिन्ह 1930 ईस्वी में वियतनाम में बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कांग सान देंग अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो इसमें थोड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो हमने स्थापना की यहाँ तक बोले थे। 1930 ईस्वी के दशक की विश्वव्यापी मंदी ने भी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। चावल, रबर आदि के दाम गिर गए थे। हिंद चीन में बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। इस स्थिति से परेशान किसान भी साम्यवाद को अपना रहे थे और राष्ट्रवाद आंदोलन और पकड़ता जा रहा था। दूसरी तरफ फ्रांसीसी सरकार का दमन चक्र काफ़ी तीव्र एवं क्रूर होता जा रहा था। इस दमन चक्र में हजारों लोग मारे गए। आंदोलन दबा सा गया, किंतु यह सोए हुए ज्वालामुखी की समान था, जो अंदर ही अंदर खोलता रहा और भूमिगत आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो ये इकाई 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था और ये आज समाप्त हो गया। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगता है तो आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और इससे अच्छे वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।